हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम काइनेमैटिक्स का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। टॉपिक नंबर 1 में हमने सारे काइनेमैटिक पैरामीटर्स को समझा। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी और स्पीड इंस्टेंटेनियस क्या होती हैं, एक्सलरेशन एंड एवरेज एक्सलरेशन क्या होती है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, मतलब ऐसी एक मोशन जिसमें एक्सलरेशन कांस्टेंट रहे। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट रहेगी तो एवरेज एक्सलरेशन और एक्सलरेशन में कोई फर्क नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। सबसे पहले डेरिवेशन। पार्ट 1 जो इस वीडियो का है, ये सिर्फ इसमें हम डेरिवेशंस करेंगे। अगली एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हम इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस देखेंगे इसी टॉपिक के। मैक्सिमम जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर वन डायमेंशनल मोशन होगी, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। 2 डायमेंशन में उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसमें पैराबोलिक पाथ होता है, उसको हम अलग से बाद में डील करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में इसको स्टडी कर रहे हैं कि अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट हो तो किस तरह की मोशन है। क्लास 9th में भी इस तरह ये इक्वेशंस जो हम डिराइव करने वाले हैं ये क्लास 9th में भी पढ़ाई जाती हैं। तो उनकी डेरिवेशंस क्लास 9th में नहीं करवाई जाती, जो हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं t=0 टाइम की गिनती शुरू हुई और एक बॉल को हमने, ये रेड कलर की एक बॉल है, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया। ठीक है, कांस्टेंट इसकी एक्सलरेशन है a। आगे ये जाएगी आफ्टर टाइम t, मान लेते हैं ये यहाँ पहुंच गई और इसकी जो वेलोसिटी है ये v हो गई। v की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना होगा। मतलब गिवन क्वांटिटीज क्या है, u हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, कांस्टेंट एक्सलरेशन a गिवन है, टाइम t गिवन है, t टाइम बाद हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालना है, एंड t टाइम के दौरान उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, इसका भी एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और उसे रट लेंगे। जिन बच्चों को याद हो वो वही पुराने अपने 9th क्लास वाले फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उन्हीं की डेरिवेशन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस बनाई है मैंने, लेकिन इस एक्स एक्सिस का एज सच कोई इस्तेमाल मैं करने नहीं वाला डेरिवेशंस में। मतलब जो हम फॉर्मूले यहाँ डिराइव करेंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे, वो इक्वेशंस इन जनरल बाद में, चाहे कैसी भी मोशन हो, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, बॉडी चाहे कैसे भी जा रही हो, बस एक्सलरेशन याद रखना है, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब वो वैलिड रहेगी। वेक्टर फॉर्म में ही हम डिराइव कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो है एक्सलरेशन, हमें कांस्टेंट गिवन है। एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब dv बाई डी टी, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे a के बराबर है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब अगर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वेलोसिटी और a और t में एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। इसी को वेलोसिटी की टर्म्स एक तरफ, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस डील किए थे, बिल्कुल उसी तरह से ये डेरिवेशंस है, इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेशन का निशान दोनों साइड पे। जब टाइम की लोअर लिमिट 0 है तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, और जब टाइम t बीत जाएगा तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमें v निकालनी है। तो बन क्या रहा है, dv की इंटीग्रेशन v, dv की इंटीग्रेशन v, या ऐसे बोल दो 1 लिखा हुआ है अकेला, 1 की इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में इज v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v के ऊपर लिमिट्स लगा दी, इज इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन बेहद ही आसान इंटीग्रेशन है। a जो है वो तो खुद तो कांस्टेंट ही है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर बैठ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में इज t, लिमिट्स लगने के बाद वो हो जाएगा t माइनस 0। तो यहां से अपने एक फॉर्मूला तैयार हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से सारी चीजें मैंने वेक्टर फॉर्म में की है, टाइम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, v u और a वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, याद रखना है अपने को, रिमेंबर। ठीक है, 9th क्लास वाला ही फॉर्मूला, बच्चों को पहले से याद भी होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, अब वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन हमें मिल चुका है। वेलोसिटी और टाइम में अगर हमें रिलेशन मिल चुका है तो वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है u प्लस ए टी की, तो वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं ds बाई डी टी। नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं।
तो ds/dt, या तुम चाहो तो पोजीशन की टर्म्स में भी कर सकते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में कर रहा हूं, तो ds/dt इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से फिर से डिस्प्लेसमेंट का मुझे रिजल्ट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरफ, टाइम वाली टर्म्स एक तरफ, तो u प्लस at dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितनी बोलेंगे, अगर अगर पोजीशन बोलते तो हम इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल पोजीशन हो सकती थी, एक्स एक्सिस पे या इन जनरल कहीं भी हो सकता है, तो इसके कुछ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हम डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर रहे हैं, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, स्टार्टिंग में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0। जो टी टाइम बाद हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे क्या बना, वन की इंटीग्रेशन है ds के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स s की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u की इंटीग्रेशन, u अपने आप में एक कांस्टेंट है क्योंकि वो तो केवल t इक्वल टू 0 वाली वेलोसिटी है जिसकी अपने आप में एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो u तो इंटीग्रेशन के बाहर बैठा रहेगा, बचेगा यहाँ पे 1 u की जगह, 1 की इंटीग्रेशन t dt के रिस्पेक्ट में t, लिमिट्स भी हाथों हाथ लगा रहा हूँ, t माइनस 0 प्लस at की इंटीग्रेशन में a कांस्टेंट है, साइड में बैठा रहेगा, t की इंटीग्रेशन होती है t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है, इंटीग्रेशन की वीडियो एक बार दोबारा देखो प्लीज। t²/2 हो गया, लिमिट्स लगने के बाद ये t²/2 माइनस 0²/2 हो जाएगा, तो यहां से अपने पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिराइव हो गया, s इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू t²। ध्यान रहे, एक वेक्टर और एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन के बीच में कोई क्रॉस या डॉट सिंबल यूज नहीं करना होता, ये बातें हमने वेक्टर्स में सीखी थी। जैसे u वेक्टर और t की यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में डॉट या क्रॉस मत लगा देना, वो गलत माना जाएगा, गलत रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी। अच्छा, अगर इसी डेरिवेशन को हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता, यहाँ पे हम s की जगह r लिखते, याद करो पोजीशन वेक्टर का स्टैंडर्ड सिंबल था r वेक्टर, dr वेक्टर बाय dt लिखते, तो फिर यहाँ dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती 1 की ही ऑब्वियसली, लेकिन लिमिट्स क्या लगती, लिमिट्स लगती कुछ इनिशियल पोजीशन की जो भी लिमिट है वो लोअर बन जाती, फाइनल पोजीशन की जो भी लिमिट है वो अपर लिमिट बन जाती। तो इसकी इंटीग्रेशन पे यहां बनता, इस एक्सप्रेशन की जगह बनता आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होता है। पार्ट 1 में हमने देखा था, सॉरी टॉपिक नंबर 1 में हमने देखा था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यही फॉर्मूला सेम तुम चाहो पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करके भी डिराइव कर सकते हो। तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखने हैं, वेक्टर फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। वेक्टर फॉर्म में यूज करने की मेन बात क्या है कि हम इन्हें विद साइन यूज करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो पॉजिटिव साइन का मतलब माना जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव साइन का मतलब माना जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इन जनरल अगर 3 डायमेंशन में मोशन है तो हम आई कैप, जे कैप, के कैप का सहारा लेंगे इन इक्वेशंस को यूज करने में। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इन पे। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 1, in general these equations can be used in component form if motion is non-rectilinear। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही है तो इनको हम कंपोनेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस at है, मनी मन में सोचो तो v वेक्टर के अंदर इन जनरल आई कैप, जे कैप, के कैप के vx, vy, vz 3 कंपोनेंट छुपे होंगे, u वेक्टर में भी छुपे होंगे, a वेक्टर में भी छुपे होंगे। और याद करो वेक्टर में एक बात पढ़ी थी हमने कि दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं, ये लेफ्ट साइड का वेक्टर और राइट साइड का वेक्टर अगर ये बराबर हैं तो इनके x कंपोनेंट्स अलग बराबर होंगे, y कंपोनेंट्स अलग बराबर होंगे, z कंपोनेंट्स अलग बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में x कंपोनेंट के नाम पे केवल vx आएगा, राइट साइड में x कंपोनेंट के नाम पे यहाँ एक ux आई कैप और एक ax आई कैप आएगा। तो इन जनरल हम इस एक इक्वेशन, ये एक के बराबर नहीं है, ये इन जनरल 3 के बराबर है। कैसे, इसको अगर x एक्सिस में लगाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे vx के ऊपर एरो लगाने की लोड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ x कंपोनेंट है। x कंपोनेंट अपने आप में पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो प्लस लिख देंगे vx को, नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो माइनस लिख देंगे। सेम विद ux, ax ऑल्सो। y कंपोनेंट में अलग इसको यूज कर सकते हैं, z कंपोनेंट अलग यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक इक्वेशन 3 तरीकों से यूज की जा सकती है, कभी कभी तीनों तरीके भी हमें लगाने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन हमने देखी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसके साथ भी यही खेल है।
एक्स डायरेक्शन में अलग एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में अलग एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई, एंड सेम विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। नोट नंबर 2, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो 9th क्लास में भी आती है, वो 9th क्लास में तो बड़ी सिंपल सी थी, हम उनको बिना वेक्टर फॉर्म में लिख देते थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ऐसे करके लिख दिया जाता था। लेकिन यहाँ देखो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस तरह की इक्वेशन है ये। ठीक है, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, और ये बीच में ध्यान रहे ये a और s के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट वही अपना डॉट प्रोडक्ट a डॉट s या a डॉट b क्या था, ए बी कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट है। तो जिसको डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल याद नहीं है वो रिवाइज कर सकता है, ऑल्दो अभी कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली डॉट प्रोडक्ट की एज सच। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या देखा कि अगर ये दो इक्वेशंस जो हैं अपनी, एक है अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो अभी अभी हमने डिराइव की, और दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में सोचो, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर दें, मतलब पहली इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू को निकालें और दूसरी इक्वेशन में डाल दें, तो v u a और s बचेंगे, टाइम हट जाएगा, तो ये तीसरी इक्वेशन डिराइव हो जानी चाहिए। मतलब तीसरी इक्वेशन कोई स्पेशल इक्वेशन नहीं है, पहली दो की ही कॉम्बिनेशन से तीसरी इक्वेशन बनाई जा रही है। ठीक है, मतलब अगर तीसरी इक्वेशन तुम भूल भी जाओ तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, मेन दो इक्वेशन यही है जो हमने अभी देखी। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों से ही हम इस तीसरी इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो अब लेकिन पंगा क्या है, जब हम पहली इक्वेशन में से टाइम को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ये a नीचे चला जाएगा। लेकिन याद करो वेक्टर्स के अंदर डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर a वेक्टर अपॉन b वेक्टर कहीं लिखा है तो डिनोमिनेटर में कभी वेक्टर आ ही नहीं सकता, ये रिप्रेजेंटेशन ही गलत हुई है। तो इसका मतलब इस वेक्टर इक्वेशन में से मैं टाइम को सॉल्व नहीं कर सकता, v माइनस यू अपॉन a वेक्टर करके तो लिख नहीं सकता। रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, तो एक काम करते हैं अपन, ये वेक्टर का पंगा हटा देते हैं और केवल एक कंपोनेंट में पहले बात करते हैं। एक कंपोनेंट को देखो, जैसे इस इक्वेशन का एक कंपोनेंट ये भी तो है, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एंड सिमिलरली इस इक्वेशन का एक कंपोनेंट में अगर देखें तो ये है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां वेक्टर हट गए, अब मैं टाइम की वैल्यू को यहां से सॉल्व करता हूं एक्स कंपोनेंट वाली इक्वेशन में से, और उसको उठा के डिस्प्लेसमेंट वाली इस फंक्शन में डाल देता हूं। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ रही है vx माइनस यू एक्स, केवल x डायरेक्शन में कर रहे हैं, फिर जनरलाइज करते हैं बाद में, vx माइनस यू एक्स अपॉन ए एक्स, इस टाइम की वैल्यू को उठा के यहां फेंक दो और यहां भी डाल दो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी की जगह vx माइनस यू एक्स अपॉन ए एक्स प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर माने vx माइनस यू एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन रहा है एस एक्स इज इक्वल टू, मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं, यहां पे ये हो जाएगा 2ax का, एक ax तो कट जाएगा, एक ax का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में बट एक ax कट जाएगा, 2 का फैक्टर अलग से है, तो 2ax का एलसीएम हो गया, और न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है ux इंटू वी एक्स माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 से भी ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 2 यहाँ डिनोमिनेटर में मिसिंग है, और यहाँ का 2 तो आ चुका है, ax भी आ चुका है, ये ax नीचे वाले डिनोमिनेटर से कट चुका है, बचेगा क्या vx माइनस यू एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। होल स्क्वायर को ओपन करके लिख रहा हूं मैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर माइनस 2vx ux। ठीक है, तो फाइनली ये 2ux vx भी मुझे कटते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी कट गए, और ये बन क्या रहा है, इस 2ax डिनोमिनेटर वाले 2ax को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये बन रहा है 2ax sx इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर। सोच लो आराम से, देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में हमें टाइम की वैल्यू को सॉल्व करना की रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ में आ रही थी कि v माइनस यू अपॉन ए वेक्टर कैसे करके लिख दें, डिनोमिनेटर में वेक्टर आ नहीं सकता, तो हमने किसी एक डायरेक्शन में एक कंपोनेंट देखा x कंपोनेंट, और उसके अंदर हमने ये इक्वेशन डिराइव कर दी।
तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग ये इक्वेशन वैलिड है तो वाई और जेड में भी यही सेम खेल खेला जा सकता है दोबारा से। यही सेम काम मैं वाई एक्सिस में भी कर सकता हूं और जेड एक्सिस में भी कर सकता हूं। तो अगर मैं वाई जेड एक्स तीनों एक्सिस में ये काम करता हूं तो मेरे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी तीन इक्वेशन? एक इक्वेशन हो गई वी एक्स स्क्वेयर माइनस यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax sx। वाई डायरेक्शन में भी सेम वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay sy। ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, एस वाई क्या है, एस एक्स क्या है, वी वाई क्या है, यू वाई क्या है, क्वेश्चंस के अंदर इनकी क्या सिग्निफिकेंस रहेगी वो हम क्वेश्चंस के दौरान ही समझेंगे। अभी एक बार बस मैथमेटिकली हम डिराइव कर रहे हैं इनको, दैट्स इट। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें करना क्या है कि इन तीनों को कंबाइन करके फाइनली एक इक्वेशन बतानी है वेक्टर फॉर्म में। ये एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, ऐसे मजा नहीं आ रहा इनको देखने में। इन तीनों को कंबाइन करना, ऑल्दो हम यूज तो हमेशा तीनों को अलग अलग ही करेंगे, बट दिखाने के लिए जो किताबों में एक इक्वेशन लिखी रहती है तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। जो फाइनल इक्वेशन जो मैंने पिछली स्लाइड में यहां लिखी थी ये वाली, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों आया यहाँ पे और क्रॉस क्यों नहीं आया या कुछ और क्यों नहीं हुआ, ये बात हमें इस डेरिवेशन से यहां अब समझ में आएगी। अब देखो इन तीनों को अगर ऐड करें तो याद करो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी के ही तीन कंपोनेंट हैं इन जनरल, ये एक्स वाई जेड, उनकी स्क्वायर एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ, या किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। तो तीनों कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली इन यू एक्स यू वाई यू जेड के स्क्वायर एडिशन इज यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों की एडिशन में 2 कॉमन आ गया। और ये क्या है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ करता था, एक्स कंपोनेंट्स की अलग प्रोडक्ट, वाई कंपोनेंट्स का अलग प्रोडक्ट, जेड कंपोनेंट्स का अलग प्रोडक्ट एंड देन एडिशन। तो दिस इज ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है जो किताबों में इस तरह से लिखी रहती है, ये इन तीन कंपोनेंट्स वाली तीनों इक्वेशंस की एडिशन है। हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपोनेंट में ब्रेक करके ही यूज करेंगे आने वाले टाइम में, या यूज ना भी करें तब भी काम चल जाएगा क्योंकि पहली दोनों इक्वेशन से ही ये तीसरी इक्वेशन डिराइव हुई है। तो डेरिवेशन जनरली इंपॉर्टेंट रहती है स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पेपर में, अदरवाइज पहली दो इक्वेशंस को रटने से ही काम अपना हो जाएगा, क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप चमका होगा, सभी को अच्छा लगा होगा। एक और इसका नोट है, नोट नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी अप टू टाइम t ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, t टाइम तक, मतलब 0 से स्टार्ट करके t टाइम तक एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और बना के हम रट सकते हैं। ऑल्दो ये जो अलग फॉर्मूले हैं जो नोट के अंदर, नोट 2 नोट 3 में जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, इनको अलग से रटने की लोड नहीं है, अपने को मेन दो इक्वेशनें पता होनी चाहिए, सारा काम उन्हीं से हो रहा है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर फॉर्म में। टाइम इज ऑलवेज अ स्केलर, टाइम के ऊपर कभी एरो नहीं लगाना गलती से भी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अप टू टाइम t का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसको t से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद ये एक t तुम्हें कटता हुआ नजर आ रहा है, एक t कट जाएगा न्यूमरेटर से, तो ये u प्लस हाफ at बचेगा। u प्लस हाफ at को मैं 2 का एलसीएम लेके इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2u प्लस at, जबरदस्ती करने वाली बात है, अदरवाइज ये एक इसको सिंपली 2u प्लस at अपॉन 2 करके भी लिख सकते हैं। बट याद करो ये u प्लस at क्या है, u प्लस at तो अभी अभी हमने देखा, ये तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मतलब t टाइम पे जो वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का की एवरेज, बेसिकली इनिशियल u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइड बाय 2। एक तो ध्यान से अगर तुम रट भी रहे हो इस फॉर्मूले को तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 0 टाइम से स्टार्ट होके और t टाइम तक का है। अब क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो कम से कम रटो, फिजिक्स के अंदर रटने का दिमाग कम लगाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके लिए हम रटने का दिमाग खर्च करेंगे। फिजिक्स में कम से कम बातें रटो जो जरूरी हैं, जो लॉज हैं या जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जिनको भूलने से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा एग्जाम में, बस उन्हीं बातों को हम रटने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूला चाहे भूल भी जाओ कोई बात नहीं,
अगर एग्जाम में ये पूछते हैं कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 सेकंड से मोशन स्टार्ट नहीं हुई इसकी डेरिवेशन में, 0 सेकंड से मोशन स्टार्ट हुई है और टी टाइम तक का हमने ये फॉर्मूला निकाला है। तो बहुत ही ध्यान से अगर कोई भी फॉर्मूला रट रहे हो तो उसमें हर सिंबल का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला किस दौरान की एवरेज वेलोसिटी है ये क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आसान डेरिवेशंस थी, सबको समझ में आई होंगी अच्छे से। जिसको नहीं समझ में आई एक बार दोबारा से देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।